आवाज आ रही है बेटा? मेरा वॉइस आ रहा है आपको? वॉइस, आवाज, आवाज, यस यस यस, ठीक है। कल जहां से हमने यानी कि इसको छोड़ा था, वहीं से हम दोबारा क्या कर देंगे, उधर रखो, दोबारा क्या कर देंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ, देखिए मैंने स्टार्ट लिया था किससे, रॉबर्ट हुक से। ठीक है, नहीं सॉरी, रॉबर्ट हुक से पहले हमने किसके बारे में, डेविड जॉनसन के बारे में डिस्कस किया था। 1590s के अंदर उसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। ठीक है, अच्छा देखिए, डेविड का नाम नहीं आता है, हमेशा माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन का नाम आता है तो हम किसको डिस्कस करते हैं, गैलीलियो को, जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था, उसका नाम आता है। जबकि बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था माइक्रोस्कोप का, या जो बेसिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप का था, याद रखिएगा, वो डेविड का था। और इसने, गैलीलियो ने जो है उस माइक्रोस्कोप को सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, मॉडिफाई किया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर रॉबर्ट हुक के ऊपर आए थे। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था, कहा था हनीकॉम लाइक चैम्बर्स नजर आएंगे। फिर रॉबर्ट हुक के बाद 1805 के अंदर मैंने आपको लॉर्डसन का बताया था कि लॉर्डसन ने उसको बिलीफ को एक्सेप्ट किया था। फिर उसके बाद आगे गए थे तो लैंडमार्क 1809 के अंदर आया था। लैंडमार्क ने क्या है, यानी कि जो कि जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी दी थी, ये बेसिकली तौर पे एक एवोल्यूशनिस्ट था, साइंटिस्ट था, एवोल्यूशन के ऊपर इसका बहुत ज्यादा काम था। आपने इसके बारे में इंटर के अंदर एवोल्यूशन चैप्टर में भी डिस्कस किया होगा कि लैंडमार्क ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा था, मजीद उसको एलिब्रेट किया था और कहा था कि ये जो रॉबर्ट हुक बात कर रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही बात कर रहा है। उसके बाद में फिर जाकर के 1831 का सिलसिला शुरू हो गया। 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। ठीक है, अब 1831 और 1809 से 1831 के दरमियान में, लुइस पास्चर के दरमियान में और राडी के दरमियान में ये बहस चलती रही कि बायो और एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट। तो 1809 से 1831 तक के पीरियड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। और इससे पहले आप 9th के अंदर, मेरे ख्याल में अगर 9th में ये है तो आप इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। तो 1831 में जब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को ऑब्जर्व किया। अच्छा, सेल पहले किस में डिस्कवर्ड हुआ था, कॉर्क के अंदर। फिर ऑर्चिड एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट थे, एक हायर प्लांट थे। ऐसा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो कि मोस्टली कहाँ पाया जाता है, आपके पास कोल्ड रीजन के अंदर ग्रो करता है, जैसे कि ऑर्चिड है, कॉनिफर्स है, पाइनस है, ये सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। अच्छा, ऑर्चिड के सेल को जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सेल्यूला, जिसकी मीनिंग क्या थी, यानी कि एम्प्टी चैम्बर, खाली चैम्बर। रॉबर्ट ने अपनी बुक, ठीक है, उसके अंदर भी लिखा था माइक्रोफोबिया ऑफ सेल के अंदर कि जनाब इसकी, यानी कि सेल का वर्ड उसने फर्स्ट टाइम यूज किया था और कहा था कि एम्प्टी चैम्बर, यानी कि ब्लैंक चैम्बर्स। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन कहता है कि ये एम्प्टी या ब्लैंक चैम्बर नहीं है, इनके अंदर एक यूं कह लें कि राउंडेड स्फेरिकल बॉडी मौजूद है, और उस राउंडेड स्फेरिकल बॉडी को नाम दिया गया किसका, न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, तो फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद 1831 के बाद 1838 के अंदर और 1839 के अंदर दो साइंटिस्ट आए, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। एक शैलिडन था और दूसरा शेवन था। देखिए, एक बॉटनिस्ट था और दूसरा कौन सा था, ज़ूलॉजिस्ट था। ठीक है, तो अब देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, चले यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं हम कि देखिए कल भी मैंने बताया था शैलिडन इन 1838 एंड शेवन इन 1839। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने क्या काम करा कि दे प्रेजेंटेड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इन्होंने क्या प्रेजेंट किया, इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को प्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है, इसको इन्होंने क्या करा, प्रेजेंटेड किया। अब ये जो, या यहाँ पे नहीं आएगा, आ जाएगा, चले, शेवन
फाउंड फ्लूइड अराउंड द न्यूक्लियस। शेवन का इसके अंदर बहुत ज्यादा काम है। अच्छा, ये दोनों कौन थे? दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा, दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन। देखिए, इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस में इनिशियल डेज के अंदर जो जर्मन बायोलॉजिस्ट है या फिर इटालियन बायोलॉजिस्ट है या ब्रिटिश, इनका बहुत ज्यादा रोल है। हाँ, अब जो हमारे पास अब टाइम स्टार्ट होता है तो उसके अंदर अमेरिकन का या फ्रेंच साइंटिस्ट का थोड़ा बहुत रोल है। तो बहरहाल, तो इन्होंने, इसने कहा, शिवन ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है फ्लूइड पाया जाता है। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो फ्लूइड पाया जाता है, इसके इस पॉइंट ने क्या काम करा? इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ सेल। इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ सेल। इसकी इस स्टेटमेंट ने सेल की टोटल डेफिनेशन जो थी, इंटायर डेफिनेशन थी, उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कैसे? देखें, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, दिस डेफिनेशन, ठीक है ना। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो देखिए, सेल is composed of nucleus। सेल किससे कंपोज हुआ है? न्यूक्लियस से कंपोज हुआ है, ठीक है। सेल इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, देखिए, अराउंड द न्यूक्लियस सेमी फ्लूइड का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? कि टोटली फ्लूइड नहीं था, जेल लाइक एक सब्सटेंस था, जेल लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। मॉलिक्यूल से मुराद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब लिपिड्स था, प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट था, एसिड था, सॉल्ट था, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। तो अब इसके अंदर सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था, ठीक है। अगर टोटली क्या होता है, इसके अंदर सॉल्वेंट होता तो इसकी जो कंडीशंस होती वो लिक्विड लाइक होती, तो लिक्विड लाइक नहीं थी, एक जेल लाइक सब्सटेंस था। क्यों जेल लाइक सब्सटेंस बन गया? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट भी क्या था? मौजूद था। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, देखिए, अराउंड द न्यूक्लियस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट, कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, एंड अराउंड द फ्लूइड a membrane is present called प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। कि जनाब, इसने कहा, देखिए, इस तरीके से ना, मैं कहूं कि ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या मौजूद है? सपोज करें ये न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, और ये है इसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। यहां पर देखें, ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, देखिए, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। देखिएगा, मैं चैट बॉक्स में भी जाता हूं, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। देखिए जी, ये न्यूक्लियस के अराउंड ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, और इस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस के अराउंड क्या मौजूद है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, क्या लिखा है सर? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि बायो स्टार्ट सेल से होती है? सेल से स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले प्रोकैरियोटिक थे, बाद में यूकैरियोटिक हो गए। सर, क्या हम ऐसे? यस बेटा, यस, राइट। 1838 मैंने क्या लिखा है? 1830, ओह सॉरी, फिर आज फिर वही मैंने मिस्टेक कर दी। कल भी मैंने इसको 9 कर दिया था, ये 38 है, वो 39 है, दिमाग कहीं और चल रहा था। सर, इनके ईयर्स के बाद याद रखें। हाँ, ईयर्स बेटा याद रखना है। देखिए, मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बताई बेसिक से, बेटा ईयर्स याद रखने, ठीक है। ईयर्स एंटी टेस्ट में आ जाते हैं। सर, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को हाँ साइटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है रबिया, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, ठीक है। अब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए, और क्लियर हो भी गया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गई सेल की, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ने
सेल की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज कर दिया। पहले सेल को कहा जाता था कि सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ ठीक है, सेल बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या है सेल की? सेल की मॉडर्न डेफिनेशन ये थी कि सेल कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सेमी फ्लूइड है, और उस सेमी फ्लूइड के अराउंड क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंशिएट किया, देखें किसके कब की बात है? 38 39 की बात है। फिर इन्होंने कहा कि इन प्लांट सेल, इसका मतलब तो ये है कि प्लांट सेल के बारे में उस दौरान, मतलब किस दौरान? 1838 टू 1839, यानी कि 1839 के अंदर प्लांट सेल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। तभी तो उन्होंने कहा ना कि प्लांट सेल में क्या होगी? अराउंड द सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब प्लांट के बारे में नॉलेज हो चुकी थी, प्लांट सेल के बारे में, और इस चीज का भी आइडिया हो चुका था कि प्लांट सेल के अराउंड क्या है? सेल वॉल। ये एक अलग बात है कि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी, सेकेंडरी या मिडिल लैमिना, इनके बारे में बाद में पता पड़ा, लेकिन इस चीज का 1839 में आइडिया हो चुका था। ठीक है, यानी कि देखें इन प्लांट सेल around the cell membrane, cell wall is present। देखिए बड़ी लंबी कहानी है, मैंने इसको बड़ा शॉर्ट कर दिया इस पूरी हिस्ट्री को, नहीं तो मैं प्रोकैरियोट से शुरू करता और यूकैरियोट तक जाता। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक जाने के अंदर क्या क्या बातें आई, क्या क्या चीजें, मैंने सब शॉर्ट कर दी क्योंकि हमें कोर्स को वाइंड अप करना है। ठीक है, अच्छा इसके स्क्रीनशॉट लें। अब उसके बाद हम सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरा क्लास नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, बल्कि मैं अब होगा कादिर का और किसका? कादिर और सरफरोश का क्लास होगा। जेपी का कंटिन्यू चलता रहेगा, जेपी का पूरा वीक कंटिन्यू चलेगा, यानी कि 5:45 से 5:06 तक, यानी कि 5:45 से मुराद 5:45 यानी 5:45 टू नहीं 4:45 टू 4:45 टू 5:45 तक। ठीक है, ये चलेगा जेपी का क्लास। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। ऐसे तो डबल टाइम का कोई फायदा नहीं। क्यों भाई डबल टाइम का कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? क्यों भाई डबल टाइम का कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज। संध्या, ग्लूकोज होगा बेटा। आपका शुगर लेवल डाउन होता है, नींद आती है, बॉडी गिरना शुरू हो जाती है, आप फौरन क्या करते हैं? जूस या कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फौरन से आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो एटीपी तो टाइम लगाएगा, लेकिन ग्लूकोज जो है फौरन आपकी बॉडी में एनर्जी देता है। अच्छा देखिए सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। हाँ वो एक अलग बात है कि मैं घर से अगर वो आपका क्लास कंटिन्यू कर लूं। और फिर एक बात और याद रखिएगा कि अब जो वीडियोस अपलोड हो रही थी ना, तो वीडियोस जो है कल तो खैर केमिस्ट्री की थी और किसकी? मेरी अपनी बायो की थी। आज और कल की केमिस्ट्री और बायो की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन अब फिजिक्स की वीडियोस आपको एवरी संडे को मिला करेंगी। तीनों वीडियोस एक साथ, तीनों वीडियोस एक साथ, क्योंकि अब मैं थर्सडे और फ्राइडे को सेंटर नहीं आऊंगा अकेडमी, तो सैटरडे को मैं आऊंगा, वो भी सिर्फ वीडियोस लेने के लिए और देखने के लिए। ठीक है, वीडियोस लेने के बाद फिर मैं इनको सैटरडे को यानी कि ले लूंगा, संडे को अपलोड कर दूंगा। तो संडे को आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की तीनों वीडियोस केमिस्ट्री की भी मिल जाएंगी और फिजिक्स की भी मिल जाएंगी। और शादाब की भी कल मेरे पास वीडियोस आई हैं, कल वाली वो भी अपलोड नहीं की है, वो भी आज अपलोड कर दूंगा, और आज वाली वीडियो भी वो मुझे मेल कर देगा, वो भी अपलोड हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ऐसे सिलसिला चलेगा। अच्छा सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आप लोग तंग आ गए ना मुझसे, इसलिए अब 3 दिन शक्ल दिखाऊंगा आपको, 3 दिन नहीं। देखें कहते हैं जी रोज उठ के आ जाता है, जान ही नहीं छोड़ता है, पकड़ लेते हैं। इसलिए आप कल भी बेजार हो गए थे। थ्री आज बहुत काम करना है 4:45 तक, इसको लेके जाना है हमने पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक। देखिए दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 3 जर्मन बायोलॉजिस्ट। 3 जर्मन बायोलॉजिस्ट, 3 कौन कौन से? देखें, एक तो था आपके पास
शैरिडन 1838। अब 9 नहीं कर रहा हूं, मैंने 8 कर दिया, भूल रहा था, गलती से कर रहा था मैं बार बार। अच्छा चलें, दूसरा कौन सा था? दूसरा आपके पास कौन सा था? शिवन था, ठीक है। अच्छा 1839। और तीसरा कौन सा था? रॉडल्फ विर्को, रॉडल्फ विर्को इन 1855, याद रखिएगा। अच्छा इनमें से एक बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट था, लेकिन ये कौन था? फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट था, ये प्रोफेसर था एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस के अंदर, आप मेडिकल में जाएंगे ना, तो एमबीबीएस के अंदर आप एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो जो रॉडल्फ आपके पास विर्को था, ये फिजियोलॉजिस्ट था और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि जर्मन के अंदर एक मेडिकल, जर्मनी में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, वहां पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया करता था। वैसे बेसिकली एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, एमबीबीएस डॉक्टर था। तो फिजियोलॉजी इसका सब्जेक्ट था, फिजियोलॉजी पढ़ाया करता था। तो इसने सेल की फिजियोलॉजी के हवाले से एक थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, तीनों जर्मन। उसके बाद देखिए सेल थ्योरी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं और आपको पता भी है, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आ गए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड वन और मोर सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने। अच्छा एक या एक से ज्यादा सेल, अगर यूनिसेलुलर है आपके पास, एक सेल से बॉडी कंपोज हुई है तो यूनिसेलुलर कहलाएगा। एक से ज्यादा सेल से कंपोज हुई है तो उसको आप किसका नाम देंगे? मल्टी सेलुलर का नाम देंगे। और फिर सेकंड पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल आपके पास क्या है? इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल, मैंने कल बताया था कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है जी। अच्छा देखिए उसके बाद शैरिडन एंड शिवन also described सेल डी नोवो जानते हैं किसको कहते हैं? सेल डी नोवो से मुराद क्या है? कि इट कुड अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल। बड़ा अजीबोगरीब, इस पर तो बड़ी बहस चली थी बायो और एबायोजेनेसिस के अंदर, आपको अगर याद हो, लुइस पास्चर और रैडी के दरमियान में, ठीक है। इन्होंने सेल डिनोवो से मुराद क्या है? सेल डिनोवो से मुराद ये है कि सेल अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग सब्सटेंस, ये इन्होंने कहा। जब ये कहा ना, फिर रहा नहीं गया किससे? रॉडल्फ से। उसने का बड़ा गलत पॉइंट है, क्योंकि वो तो फिजियोलॉजी का प्रोफेसर था और फिजियोलॉजी के बारे में जानता था, तो उसको सेल की फिजियोलॉजी पता थी। उसने कहा नहीं भाई, सेल जो है फिजियोलॉजिकली तौर पे क्या करता है? अपने एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तभी तो उसने जर्मन लैंग्वेज के अंदर उसने ओमनी सेलुलाइज सेलुला, ओमनी सेलुलाइज सेलुला का वर्ड उसने यूज किया था, जिसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये था कि जनाब सेल अराइज फ्रॉम द, ऑल द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो कहां से आते हैं? बेसिकली तौर पर डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने कहा जैसे सपोज करें, उसने कहा, रॉडल्फ ने कहा कि सपोज करें आपकी बॉडी के ऊपर स्किन पे कोई जख्म आता है, वो जख्म सही हो जाता है, इसका मतलब ये है कि पुराने सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ने अपने आप को डिवाइड किया और डिवाइड करके क्या कर लिया? न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर ली। तो वो एक फिजियोलॉजिस्ट था, उसने इसके अंदर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया।
और इस थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करने के बाद एक ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस में ग्रेट रेवोल्यूशन आई एंड इट प्रूव दैट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस पॉइंट ने प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी यानी कि सेलुलर इंटरेक्शन है या फिर आपके पास फंक्शंस हैं सेल्स के, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से परफॉर्म हो रहे हैं, वो आपके पास इसी बेसिस के ऊपर क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। खैर उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ऑल द न्यू सेल्स ठीक है arise from the division of pre-existing cells। जानते हैं ना डिवीजन, जितने भी न्यू सेल्स हैं वो डिवीजन ऑफ प्री एग्जैक्टिंग सेल्स से क्या होते हैं, वजूद में आते हैं। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सपोज कीजिएगा कि लेट मी सपोज दैट हियर, ठीक है, दीज आर योर स्किन सेल्स। मैं कहता हूं कि ये आपके स्किन सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। देखें ये बात भी गलत साबित हो गई जो रॉबर्ट हुक ने दी थी कि एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस होगा, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा खाली स्पेस तो नहीं है, इनके अंदर स्फेरिकल बॉडी है, उसको न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं। अब देखिए ये स्किन सेल्स हैं, आप देखते हैं अक्सर बेशतर, सपोज कर लीजिए कि मैं कहूं कि आपकी जो स्किन है उस पे कहीं आग लग गई मतलब किचन में या कहीं काम करते हो या कहीं आग लग जाती है, हल्की सी झुलस जाती है स्किन ना, तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद वहां पर क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडी अपीयर हो जाती है, और उस स्फेरिकल या फिर बॉडी के अंदर यानी कि वो एरिया खुल जाता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन टाइप आ जाती है, अंदर एक फ्लूइड टाइप क्या होता है, भर जाता है। मतलब ये अब आपका सेल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या आपका सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया। ये जो सेल की डेथ है, ये जो सेल आपके पास इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, इसके कई रीजंस हैं, ठीक है, इंजरी भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो देखिए सपोज करता हूं मैं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि वो सेल जो था वो ये सेल था, यहाँ देखिएगा स्किन में वो सेल ये था, देखिए इसका साइज भी क्या हो गया, बढ़ गया, और इसके अंदर क्या है, एक वाटर लाइक फ्लूइड जमा हो गया, वाटर लाइक फ्लूइड। फिर आप देखते हैं जिसको छाला कहा जाता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, फ्रस्ट हो जाता है। जब ये फ्रस्ट हो जाता है तो इसमें से फ्लूइड निकलता है। अब आपकी स्किन क्या है, अगर आप अपनी स्किन को टच करें तो ये आपकी स्किन क्या है, सॉफ्ट है। इसका मतलब सॉफ्ट है तो इसके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है, देखिए इनके दरमियान में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, इस तरीके से स्पेस है ना, तभी तो आपकी स्किन क्या है, सॉफ्ट है। मैंने कहा कि चलिए जनाब फॉर एग्जांपल वो ये सेल था, ये फट गया, इसके अंदर से क्या रिलीज होना शुरू हो गया, फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो गया। आप उस फ्लूइड को किससे साफ करते हैं, कोई एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के सेल्स के दरमियान में स्पेस है, और वो इस स्पेस से जब फ्लूइड फ्लो करता हुआ जाता है तो नेबरिंग सेल्स को भी क्या कर सकता है, इन्फ्लेमेटेड कर सकता है, ठीक है। तो अब चलें सपोज करें कि ये सेल डैमेज हो गया, ये सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, ये सेल डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे जख्म हो गया स्किन के ऊपर, तो अब देखिए प्री एग्जैक्टिंग सेल्स कौन से, ये है प्री एग्जैक्टिंग सेल्स, ये है ओल्ड सेल्स आपके पास। अब ये ओल्ड सेल्स क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करने के बाद यहाँ पर क्या बना लेंगे, न्यू सेल बना लेंगे, और जैसे न्यू सेल बना तो आपकी वो बॉडी का जख्म, आपकी बॉडी का वो इंजर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि रिकवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप ये सेल थ्योरी के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं सेल थ्योरी की, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, क्या क्या है, अच्छा ठीक, मदीना, ये मैंने पहले भी मना किया है बेटा आपको, नेहा जी। सेल डिनोवो से मुराद क्या है, सेल डिनोवो से मुराद क्या है, आप मुझे बताएं। सेल डिनोवो से मुराद ये है कि आपके पास जो सेल्स है, आवाज आ रही है आपको मेरी, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, ठीक है। सेल डिनोवो से मुराद ये है कि सेल को अराइज फ्रॉम द आपके पास क्या, नॉन सेलुलर मटेरियल, और जो नॉन सेलुलर मटेरियल होगा वो क्या होगा, नॉन लिविंग मटेरियल होगा। अगर आप यहाँ पर नॉन सेलुलर कर लें तो भी ठीक है,
अच्छा आवाज नहीं जा रही है? पानी की बोतल नहीं लेके आया ये छोरा। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, देखें इधर मैंने थर्ड पॉइंट में क्या बताया, मैंने नॉन लिविंग मटेरियल या नॉन सेलुलर कह दें। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है, जिसके पास सेल नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। बात तो एक ही है आपके पास, जो आपको बेहतर वर्ड लगे आप यहाँ पे क्या कर लें, यूज कर लें। अच्छा, इन तीन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर चलते हैं। डन, ठीक है यार। क्या मीटिंग एंड होगी कितने टाइम के बाद? 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड होगी, तो इससे बेहतर है कि दोबारा आ जाएं आप। मैं इसको बंद करवाता हूँ, दोबारा ऑन करवाता हूँ। आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ, भले ही आते रहे बच्चे ऐड होते रहे, मैं जब तक ये सेल थ्योरी